सर सर कोविड 2 के बाद से आपकी वीडियोस हम लोग देख रहे हैं और आपके जो केसेस की सफलता हम लोग के सामने आ रही, तो एक उत्सुकता थी कि आखिर होम्योपैथी से ऐसे मिरेकल्स कैसे हो रहे हैं, और उसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व को जानने की भी उत्सुकता थी जो हम लोग नहीं दबा पा रहे थे, और इसीलिए आज आपसे रूबरू हुए हैं और आपके बारे में हम लोग कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आप होम्योपैथी को अपने कैरियर के रूप में क्यों चुना? ऐसी कौन सी प्रेरणा थी जिससे आप होम्योपैथी कैरियर को आपने चुना? बचपन में कुछ पता नहीं था क्या पढ़ना है, बस मन में माँ बाप की इच्छा थी बेटा डॉक्टर बने। तो जो पास में कॉलेज था वहाँ पता लगा यहाँ डॉक्टर बनाते हैं, एडमिशन ले लिया। तो ऐसे करके होम्योपैथी कॉलेज में एडमिशन हो गया। बाद में लगा बहुत से लोगों ने कहा अरे होम्योपैथी में तो कुछ नहीं है, क्या है, ऐसा है वैसा है। बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मुझे बुखार होता था हर साल। तो उस साल भी बुखार हुआ एडमिशन लेने के कुछ ही महीनों के बाद, और मैं डिस्पेंसरी में दिखाने गया। तो जहाँ बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी गोलियाँ कैप्सूल खाने पड़ते थे, वहाँ डॉक्टर साहब ने छोटी छोटी 4-5 गोली दी, 2 पुड़िया बनाकर बोला एक अभी खा लो एक सुबह खा लेना। तो यही उत्सुकता हुई और वो बोले अभी खाओ, तो मैंने अभी खाया। तो वो जो खाया उसको खाने के बाद दुनिया बदल गई। तो ऐसी भी कोई दवा हो सकती है जो बुखार को जो कई सालों से लगातार आता हो उसको 1 मिनट के अंदर ठीक कर दे। तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो फिर उत्सुकता में पूछा डॉक्टर साहब से क्या है, वो उन्होंने जैल्सिमियम दिया है। वो सारे सिम्टम जैल्सिमियम के जो पढ़े थे वो मेरे अंदर थे। चूँकि विद्यार्थी था तो मैं पढ़ रहा था एग्जाम देने के लिए, रोग ठीक करने के लिए नहीं। चूँकि डॉक्टर साहब थे, उन्होंने देखा, मुझे सिम्टम देखे, दे दिया मेडिसिन। तो वो दिन से ऐसा हो गया कि होम्योपैथी कुछ अलग विज्ञान है, इसको गहराई से जानना जरूरी है। और वो गहराई से जानने की वजह से ही आप जो वीडियो देखते हैं कि वो मिराकल हो रहा है, मिराकल नहीं है, वो साइंस है। अगर हम पेशेंट की बात ठीक से समझते हैं, ठीक से सुनते हैं, और वो मेट्रे मेडिका में कहाँ पर है, किस मेडिसिन के अंदर लिखा हुआ है, वो उसको मैच करने से वो वैसा ही तुरंत तत्काल परिणाम आता है। बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है। इत्तेफाक से किसी कॉलेज में पहुंचना और जल्दी ऐसा कोई अनुभव आना जो उस विषय के प्रति रुचि पैदा करे। ऐसे कई आपके पास अनुभव होंगे जो आपके शिक्षकों के उनका जिनका प्रभाव आप पे हुआ है, वो भी हमसे शेयर करें। और इसके साथ ये भी बताएं कि एक स्टूडेंट को, जैसे आपने कहा कि समझना ज़रूरी है, तो ये समझने के लिए किन विषयों में प्राथमिकता देनी चाहिए, किन किन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए? होम्योपैथी की एक ही समस्या है दोस्त, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो टीचर नहीं है, जो अच्छे टीचर हैं वो डॉक्टर नहीं है। मतलब होम्योपैथी नहीं करते। हाँ, मतलब जो भी है। तो और होम्योपैथी इसीलिए मात खा रही है। न होम्योपैथी के स्टूडेंट खराब हैं, न होम्योपैथी के इंस्टीट्यूशंस खराब हैं। खराब यही है कि इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, और जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पढ़ाई नहीं है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ जाइए, वहाँ जो भी डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस ठीक चलती हो उनका किसी तरह से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जो जल्दी नहीं देते हैं लोग, एक नेमिनाथ है जो खुला हुआ है, ठीक है ना, कोई भी आ सकता है, कहीं से आ सकता है। तो पर फिर भी प्रयास करने से कुछ नहीं होता है, और कहीं नहीं होता है तो यहाँ भी आ सकते हैं। दूसरा आपके प्रश्न का उत्तर है कि किस विषय पर, तो होम्योपैथी की आत्मा 3 विषयों में बसती है। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन,
अगर किसी को कोरोना मेडिसिन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कभी भी होम्योपैथी डॉक्टर अच्छा नहीं हो सकता। उसके बाद मैटेरिया मेडिका, अगर किसी को मैटेरिया मेडिका की नॉलेज नहीं है तो वो समझ नहीं पाएगा पेशेंट ने क्या बोला है, किस मेडिसिन में है। और तीसरा है रेपर्टरी। रेपर्टरी का रोल सिर्फ इतना है कि आपकी मैटेरिया मेडिका की नॉलेज अगर कमजोर है तो रेपर्टरी में सिम्टम का इंडेक्सिंग है जो आपको उस मेडिसिन के पास तक ले जाता है। ढूंढनी तो आपको अपनी मैटेरिया मेडिका की नॉलेज से ही है। इसके बाद जो थोड़ा बहुत अंतर आता है वो फिर फार्मेसी, जिसको के कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग फार्मेसी पे बहुत ध्यान देते हैं, कितना डोज देना है, कितना रिपीट करना है, कितना डाइल्यूशन करना है, कितना कब बढ़ाना है, क्या करना है, ये सब का बहुत इम्पोर्टेंस है। और जो अशोक जी ने पूछा कि ऐसे मिराकुलस रिजल्ट, उसमें फार्मेसी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जितने विषय होम्योपैथी में इस 4 के अलावा 12-8 विषय और हैं, वो सब इम्पोर्टेंट हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो बेस MS के कुरिकुलम में है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, जो नहीं है वो बताता हूँ आपको। आपको जहाँ रहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज, जिस समाज में आप रहते हैं वो समाज का सोचने समझने का तरीका, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका कल्चर, उनका हिस्ट्री, उनका ज्योग्राफी, उनका इकोनॉमिक्स सब समझ में आना चाहिए। तभी होम्योपैथी मेडिकल साइंस नहीं है, होम्योपैथी साइंस ऑफ लाइफ है, जीवन का विज्ञान है। तो इसमें जीवन का जितने पहलुओं से टच होता है वो सब की आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें रिलीजन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, फिलोसफी भी है। तो मुझे सौभाग्य है कि मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ, देखता हूँ, जानता हूँ और पेशेंट में वो चीज़ें खोजने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद सर। और सर, होम्योपैथी के बारे में सामान्य आदमी के मस्तिष्क में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हैं या फैलाई जाती रही हैं, और इसलिए आम आदमी जो पहली बार होम्योपैथी लेने आता है तो बहुत सारी गलत फहमियाँ लेके हमारे पास आता है। बहुत सारे परहेज, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, इलायची नहीं खाने का, कपूर नहीं खाने का, लिपस्टिक लगी है तो दवाई नहीं खाने का। मैं 2 दिन से आपके सानिध्य में हूँ और 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि लिपस्टिक के ऊपर से भी हम दवाई दे रहे हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट ऑन स्पॉट मिल रहे हैं 20 मिनट के अंदर। इसके लिए आप जो नए होम्योपैथी लेना चाह रहे हैं लोग, या जो अभी तक होम्योपैथी नहीं ली और अब होम्योपैथी के क्षेत्र में आके ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं लेकिन परहेज के नाम से डरते हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हैनीमैन साहब ने तो कोई परहेज की बात की नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये परहेज ला दिया इसमें, लहसुन नहीं खाना है। पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन है जैसे थूजा है, उसमें ओनियन गार्लिक का थोड़ा, इग्निशिया है उसमें कॉफ़ी का एक परहेज है। इसके अलावा तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसमें किसी का परहेज हो, और अगर है भी तो वो सबके ऊपर लागू नहीं होता है। और मैंने तो इस बात को कभी माना नहीं है, ना ही मैं मानता हूँ। अब देखिए, आप बहुत सारे लोग, मैं भी जब स्टूडेंट था या नई नई प्रैक्टिस में आया था तो देखा था खाना खाने से आधे घंटे, दवाई खाने से आधे घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, बाद में। अभी पॉसिबल नहीं है। आम आदमी के मुंह में तम्बाकू भरा होता है, गुटखा है, वो कैसे होम्योपैथी दवाई लेगा? इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, सबको काम करती है होम्योपैथी। आपकी दवाई का सिलेक्शन, आपकी पोटेंसी का सिलेक्शन सही होना चाहिए। ये अनकंडीशनली काम करती है, मैं ये कह रहा हूँ, और ऐसा मेरा अनुभव। आपने अभी एक और बात कही थी सर, बड़ी अच्छी बात कही थी। होम्योपैथी ये बीमारी का शास्त्र है, जीवन का शास्त्र है। तो आपके अनुभव से क्या आप लोगों को राय देना चाहेंगे जो उनके आहार और जीवन शैली जो महत्वपूर्ण है उसमें क्या बदलाव करें अपने स्वास्थ्य के लिए जो उनको फायदेमंद हो? बहुत सिंपल है। जितना भोजन आदमी का नेचुरल होगा, देखिए मैं उससे पहले उस पर आता हूँ। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर,
मैं इनको बीमारी नहीं मानता हूँ। आप एलोपैथी में जाइए, डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं, ज़िंदगी भर दवा है। आपका ब्लड प्रेशर है या आप जिंदगी, मैं बोलता हूँ आज ही दवा बंद करो, आज ही डायबिटीज ठीक करता हूँ, आज ही गोली बंद करो, आज ही आपका ब्लड प्रेशर ठीक करता हूँ। आपने देखा है 600 गोली खा रहे थे, ब्लड प्रेशर 200, नीचे वाले 140, मैं बोलता बंद कर दो, अब ब्लड प्रेशर उनका 130, 90 है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें भ्रांतियाँ हैं। आपको सिर्फ भोजन बदलना है, सादा भोजन खाना है, होममेड भोजन खाना है, बहुत ज़्यादा तामझाम वाला नहीं खाना है। बस कैंसर इतना क्यों हो रहा है, उसकी जड़ में यही हम खा क्या रहे हैं। हम चाय किस में पी रहे हैं, प्लास्टिक के कप में। पानी किस में पी रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल में। सही है। घर में तवा कौन सा है, नॉन स्टिक। कढ़ाई कौन सी है, नॉन स्टिक। तो हम कर क्या रहे हैं भाई। और चलिए ऊपर माइक्रोवेव, ये सब का उपयोग घातक है। ऑलरेडी पेस्टिसाइड इतना यूज हो रहा है। तो भाई मेरे सलाह है, सस्ता खाना। सस्ते से मतलब अगर लौकी 10 रुपए किलो मिल रही है, उसमें कीड़े वेड़े लगे हो तो पेस्टिसाइड नहीं लगा होगा। जो चीज़ देखने में सुंदर लग रही है उससे बचो। पालक देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, वही सबसे अच्छा है, वही ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के नाम से मिल रहा है, वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो तो विंडो ड्रेसिंग है। तो कॉमन पब्लिक को मेरा संदेश है, सस्ती चीज़ खाएं, मौसम की चीज़ खाएं, उसमें चांसेस कम हैं। और हमारे जीवन का एवोल्यूशन मौसम की चीज़ खाकर ही हुआ है। हम 5 करोड़ साल से उसी चीज़ को खा के जिंदा है। हम अपना सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं बेमौसम की चीज़ खा करके और महंगी चीज़ें खा करके। अभी हर बच्चा मैगी तो बीमार भी वही होगा, ठीक है ना। तो इस पे आप लोगों को, हमारे डॉक्टरों को, सबको, पब्लिक को जागरूक करना चाहिए। करेंगे तो सबका स्वास्थ्य सही रहेगा। एक और सवाल सर, होम्योपैथी में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आते आते कंफ्यूज होने लगता है कि मैं होम्योपैथी करूं कि एलोपैथी में चला जाऊं। होम्योपैथी पढ़ने के बाद भी 100 में से 80 लोग एलोपैथी करते हैं। कुछ लोग जो फीमेल डॉक्टर हैं वो अपने फैमिली में लग जाते हैं, बचे कुछ 2-4 जो हैं वो शुद्ध होम्योपैथी करते हैं। तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास नहीं रहता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे छात्रों को ये बताएं कि हमारे होम्योपैथी में भविष्य में कितने अवसर हैं और इन चुनौतियों से हम कैसे जूझें कि हमारे जो आत्मविश्वास थोड़ा अभी आ रहा है, जो वीडियो सर के देखे हैं उसके बाद, हाँ, उसको और कैसे बढ़ाएं। जी देखिए, आपकी पहचान तो आपके काम से ही होगी। और मैं यहाँ पे एक जनरल रूल बताता हूँ आपको। मैं पैथी की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। होम्योपैथी प्रैक्टिस करने वाला आदमी कोई भी हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, वो जैसे 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 सीनियर होता जाता है, उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, उसकी खुशहाली बढ़ती जाती है, उसके अंदर सेंस ऑफ वेलबीइंग आता जाता है, वो कंटेंट होता जाता है, वो सब तरह से परिपूर्ण मानव हो जाता है। और इसका उल्टा चलो, एलोपैथी का डॉक्टर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे परिपक्व होता है, जैसे जैसे पैसे कमाता जाता है बड़ा, उसी तरह से चिड़चिड़ा होता जाता है, रूड हो जाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, बीमार हो जाता है, और फाइनली वो अपने बुने ही जाल में फंस करके रेशम के कीड़े की तरह जान तोड़ देता है। तो एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर हाजरा आगरा में थे, वो कैंट के से डायरेक्ट उन्होंने कही थी, वो दयालबाग मत के सत्संगी थे। उन्होंने कहा होम्योपैथी दयाल का मत है और एलोपैथी काल का मत है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो मैं तो यही मानता हूँ। हाजरा साहब खुद एलोपैथी प्रैक्टिस होम्योपैथी करते थे। MBBS करने के बाद, उस ज़माने में MBBS नहीं होती थी, MB होती थी। MB करने के बाद कोलकाता से वो कैंट से पढ़ने अमेरिका गए थे,
उसके बाद आगरा में आकर के वो प्रैक्टिस करते थे और वो बहुत शानदार डॉक्टर थे। आजकल सब लोग मुझे श्रेय देते हैं कि मैंने वाटर पोटेंसी शुरू किया है। हाँ, इस जनरेशन में मैंने किया है, लेकिन मुझसे पहले आगरा में डॉक्टर हाजरा और डॉक्टर सरकार, ये दो लोग थे जो वाटर पोटेंसी यूज करते थे। मुझे तमाम लोगों ने बताया है, मैं उन दोनों में से किसी से नहीं मिला, क्योंकि वो थर्ड जनरेशन में थे। ठीक है, मेरे आगरा में आने तक, मैं 87 में आगरा आया, तब तक वो दोनों भगवान के पास जा चुके थे। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो बहुत सारे लोग कहते थे, अरे साहब ये हाजरा साहब वाला आपने फार्मूला कहाँ से ले लिया? बोला हाजरा साहब ने नहीं सिखाया मुझे, पर ये तो और उन्होंने लिखा है। तो मुझे खुशी हुई कि हाजरा साहब और सरकार साहब बताते थे कि उनके क्लिनिक के बाहर बोतल वाले खड़े रहते थे बोतल बेचने के लिए। तो पेशेंट को, अटेंडेंट को बोतल में पानी भर के ले जाना होता था, उसमें वो दवा डाल देते। वो सेंटीसिमल में प्रैक्टिस करते रहे होंगे, लेकिन वाटर पोटेंसी यूज करते थे। मैं सेंटीसिमल की वाटर पोटेंसी में यूज करता हूँ, 50 मिलीसिमल तो वाटर पोटेंसी में करता ही। हाँ, इसका मुझे श्रेय है कि मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें जागरूक किया, और मैं इस बारे में खुशकिस्मत हूँ कि लोग जो मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं वो उनसे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जैसे आपने भी सर कहा कि स्टूडेंट्स ने, डॉक्टर्स ने क्या करना चाहिए, जो उनमें आशा कैसी जगह, जो निराश है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ नहीं पाते। ऐसे ही जो रोगी हैं, जो अपने व्यथा को लेकर निराश है, उनको कोई राहत नहीं मिलती, उनको कोई ट्रीटमेंट का कोई दिशा नहीं मिलती, इनको क्या कहना चाहेंगे कि इनके होम्योपैथी किस तरह काम आ सकती है? पहले मैं आपके पहले प्रश्न को उत्तर देता हूँ। स्टूडेंट के लिए मेरी सलाह है कि आपने होम्योपैथी में एडमिशन लिया है, आप होम्योपैथी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जीवन में एलोपैथी से ज़्यादा इनकम प्राप्त करेंगे, ज़्यादा सम्मान प्राप्त करेंगे, ज़्यादा खुशहाली प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ऑर्गेनम और मेडिसिन, मैथमेटिका, रेपर्टरी पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, और किसी न किसी को आइडियल बनाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। मेरे यहाँ से जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले जाता है तो जीवन सफल हो जाता है। मेरा कोई स्टूडेंट आज तक कंफ्यूजन में नहीं आया कि वो एलोपैथी करे। ठीक है, अब सवाल आता है प्रश्न नंबर 2। तो आप लोगों ने देखा है कि जितने भी पेशेंट एडमिट हैं यहाँ, 1 to all जी, उनका सबका किसी भी तरह से एलोपैथिक इलाज हो सकता है क्या? जी नहीं ना। उनका सबका केवल और केवल होम्योपैथी से ला सकता है। क्यों? 4th ग्रेड कैंसर, मेटास्टेसिस कैंसर, 3rd ग्रेड कैंसर, हीमोफीलिया, प्लेटलेट नहीं है, रीनल फेल्योर, SLE, सब ठीक हो रहे हैं, एक दिन में ठीक हो रहे हैं। MND, ये सब एक दिन में ठीक हो रहे हैं। अपना तो प्रोटोकॉल है 20 मिनट में रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। पेशेंट कोई भी हो, पैथोलॉजी कोई हो, 20 मिनट में उसको दवाई से आराम आता है, तभी हम बोलो दवाई आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो हमारी होम्योपैथी वो नहीं है कि आप दवाई खाओ 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो अभी दवाई का 20 मिनट में रिजल्ट आएगा। इसके लिए फिर वही बात आ जाती है कि आपको मैथमेटिका, ऑर्गेनम, रेपर्टरी, होम्योपैथिक फार्मेसी, इसकी साउंड नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। इसमें क्या देना है, आपको इतना कन्विक्शन होना चाहिए कि आप जो दवा दे रहे हैं वो 20 मिनट में काम करेगी। ऐसा मैं देखता नहीं कोई करता हो। अब मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। इसी तरह से मैं एक बात फॉलो करता हूँ एनिमैन की, नथिंग इज इनक्योरेबल, व्हेन देयर इज ए डिजीज देन देयर इज ए मेडिसिन। और ये एनिमैन ने नहीं, हिपोक्रेटस ने भी कहा है, व्हेन देयर इज ए डिजीज देन देयर इज ए मेडिसिन। तो आपको मेडिसिन आनी चाहिए, आएगी जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे। कोई फार्मूला नहीं है, आप पेटेंट ले लेंगे, आप पेशेंट को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। आप 100-200 रुपये कमा सकते हैं, ना तो आप नॉलेज कमा सकते हैं, ना सेटिस्फेक्शन कमा सकते हैं, और ना ही कभी प्रैक्टिस में
सफल हो सकते हैं। उसके लिए तो आपको सिंगल मेडिसिन, सिंपल मेडिसिन, मिनिमम मेडिसिन का फार्मूला अपनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये बहुत खूब कहा सर आपने। अशोक सर, जी सर। सर को हम देखते हैं दिन भर काम करते हैं जी हैं, और शाम में भी फ्रेश होते हैं। आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, वो इस एनर्जी का राज क्या है सर? इस एनर्जी का राज है होम्योपैथी से मोहब्बत, दूसरा राज है लोगों से मोहब्बत। जब आप प्रोफेशन से प्यार करते हैं तो फिर आपको वो काम बर्डन नहीं लगता, वो आनंददायी हो जाता है। अपना तो यही है, पेशेंट आया है, उसको आराम आ गया, बल्ले बल्ले, खुश, वो भी खुश, हम भी खुश। उसने जो पैसा दिया वो एक गुड मनी हो गया, और उसको मैंने दवाई दिया, नहीं आराम आया, पैसा दिया, वो बैड मनी हो गया। तो गुड चीज़ के आप कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको चारों तरफ चीटियाँ आ ही जाती ईश्वर की कृपा रहती है, तो आप हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो आपको थकान नाम की कोई चीज़ नहीं। सर, मैं अपनी मदर को लेके आया था, आया हूँ आपके पास पैरालिसिस के लिए, और मैंने देखा कि ज़्यादातर दूसरे और तीसरे दिन से उनकी शुगर की जो दवाइयाँ हैं मुझे नहीं देनी पड़ रही हैं, और जो एलोपैथी कम से कम 5 साल से उनकी चल रही थी, फिर भी 250 से नीचे शुगर नहीं जाती थी। अभी वो 180, 170 ऐसी आ रही है, और शुगर जो है एक साइलेंट किलर के रूप में और सर्वव्यापी रोग होता जा रहा है, और लोग बस हुआ और दहशत में दूसरी मेडिसिन लेके और उसमें उलझते जाते हैं। जबकि मैं देख रहा हूँ कि हम यहाँ उनको दूसरी दवाइयों से मुक्त करके और बिना दवाई के, मैं कहूँगा कि शुगर से ठीक कर रहे हैं। तो शुगर के पेशेंटों के लिए आप क्या एक गाइडलाइन देना है, खासकर होम्योपैथी के लिए? या जैसे आप बताते हैं कि डाइट बहुत अच्छी है, केवल आप डाइट से सुधार कर सकते हैं जीवन शैली में परिवर्तन करके, तो उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने बोला था कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को दूर करने के लिए लाइफ स्टाइल ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि डायबिटीज़ होने का पर्पज़ क्या है, मतलब क्या है कि आपका पेनक्रियास नॉन फंक्शनिंग या माल फंक्शनिंग हो गया। उस नॉन फंक्शनिंग या माल फंक्शनिंग को आप होम्योपैथी की मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन? होम्योपैथी की कौन सी? एक मार्केट में अवेलेबल है ये होम्योपैथी का डायबोनल सिरप है, या बहुत से लोग बोलते हैं ये सिफ्लेंड्रा इंडिका, या बोलते हैं साइजिजियम जम्बोलिकम स्पेसिफिक। इससे कभी भी डायबिटीज ठीक नहीं होती। मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं दिया। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से आपके बॉडी के हर अंग के माल फंक्शनिंग, नॉन फंक्शनिंग दूर हो जाते हैं। इसी तरह से मेरे कैंसर का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। मैं कैंसर एकोनाइट से ठीक कर हूँ, मैं बेलाडोना से ठीक किया हूँ, पल्सेटेला से ठीक किया हूँ, इग्निसिया से ठीक किया हूँ। अब एक सिंपल सीखना ये है आपको कि मेडिसिन इस पर्सन की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कौन सी है, बस वो ठीक हो जाएगा। रो कुछ भी, सिंपल सी बात ये है। तो डायबिटीज़ तो बहुत सिंपल बीमारी है, इसकी तो कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए। डायबिटीज़ बीमारी नहीं है, वो तो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफ स्टाइल ठीक करो, खाना करेक्ट करो, एक्सरसाइज करो और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लो, ठीक हो जाए। अभी तक मैं 36,000 से ज़्यादा लोगों को ठीक कर चुका हूँ। अरे वाह। जिसमें बहुत सारे इंसुलिन लगाते थे, सबका बंद है, खुश हैं लोग। में से कुछ लोग दवाई के बगैर भी अब ठीक है। नहीं, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग बिना दवाई के रहते हैं। मेरा एक लिमिटेड पीरियड तक, जब तक पेनक्रियाज फंक्शनिंग नहीं होता, अपनी मेडिसिन देता हूँ, उसके बाद बंद कर देता हूँ, दवाई देना। कुछ महीने या साल दवाई चलती है, फिर वो बंद एकदम बंद हो जाता है। बस उसमें उतना ही है कि वो अपना लाइफ स्टाइल ठीक है। अभी आप बोलो जहर खाऊं मैं और मरूं नहीं, है तो संभव नहीं है ना। या ओपीएम खाऊं मुझे नींद ना आए, तो ओपीएम खाएंगे नींद तो आएगी। तो साइड इफेक्ट तो उसका है। तो आपको अपना जीवन शैली सही रखना है, आप हमारा ठीक रहेंगे। 2 मिनट रोक लेंगे, चलेगा? हाँ, हीरो साइड हीरो। हाँ सर, स्टार्ट।
सर आपने कहा कि 3 विषय है होम्योपैथी में जो एक चिकित्सक को अच्छे से आने चाहिए। लोग कहते हैं दुनिया 3 मुद्दों पे चलती है, एंटिटी है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीनों मिलके सारी कायनात चलती है। तो ऐसी आपके लाइफ में एक और चीज़ है, आपने 3 विषयों में एमडी की है, तीनों विषयों में एमडी की। ये क्या चीज़ थी जो तीनों में करें आप? एक और 3 को लेके इसके साथ ये भी बता दीजिए, कोई वो 3 समस्याएं बता दीजिए आज तक जो होम्योपैथी में आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ दे गई हो, जिनसे आपने सीखा और हम कुछ प्रेरणा पा सके। देखिए 3 विषयों में, हाँ ठीक है आपने, मैंने पहला एमडी, मेरा पहला मन मैट्रेमेडिका में करने का था, तो वो नहीं हुई। रेपर्टरी मिला तो मैंने रेपर्टरी कर लिया। रेपर्टरी करने के बाद मुझे लगा कि अभी ज्ञान अधूरा है, तो फिर मैट्रेमेडिका में किया। मैट्रेमेडिका में करने के बाद लगा कि असली तो ऑर्गन थी, वो तो किया ही नहीं। फिर ऑर्गन में किया, तो तीनों को करने से उनके विषय की गंभीरता, उसमें दोबारा से पढ़ने का मौका मिला, गहराई से पढ़ने का मौका मिला। और मेरा जो पहले था DHMS था, 4.5 साल का कोर्स था, तो उस ज़माने में MD होता नहीं था। DHMS करने के तुरंत बाद में गवर्नमेंट में जॉब हो गया, मैं मेडिकल अफसर हो गया। तो यहाँ पे जवाब ये भी है आपके लिए कि जो लोग बोलते हैं कैरियर नहीं होम्योपैथी में कैरियर है, आप में बूता नहीं है। आजकल बहुत सारे मैं बताऊँ, उस ज़माने की बात तो 85 में मेडिकल अफसर हो गया था। मेरा इंटर्नशिप सितंबर में ख़त्म हुआ, 30 सितंबर को, और मैं 15 नवंबर को मेडिकल अफसर हो गया था गवर्नमेंट ऑफ यूपी में। ठीक है, तो वो कुछ नहीं है। और वो 15 दिन भी मैं बेरोजगार नहीं रहा, उस 15 दिन में मैंने प्रैक्टिस की और अच्छी प्रैक्टिस की, अच्छे पैसे कमाए। तो मुद्दा रोजगार का नहीं है, मुद्दा है कि आपको नॉलेज है या नहीं है। तो 3 विषय में ये, तो इतने साल मैंने प्रैक्टिस की, तो मुझे लगा कि मुझे गहराई से जो पेशेंट ठीक नहीं होते हैं उनके पीछे मेरे ज्ञान की कमी है, तो मुझे तीनों सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तो इसलिए किया 3 विषय। अब जो 3 विषय जिन्होंने बहुत परेशान किया वो बता देता हूँ। जब मैं मार्केट में प्रैक्टिस करने आया तो साहब ल्यूकोडर्मा तो ठीक होता ही नहीं है, और आर्सेल्फ्लेविम एक दवाई है, वो सब जिसको देखो वही दे रहे। टॉप जिनको हम सेलिब्रिटी मानते थे, अपना हीरो मानते थे, वही हमारे तो आइकन ही है, वो देखें उनका भी आर्सेल्फ्लेविम है, और जो कूड़ा करकट है वो भी आर्सेल। तो अंतर कहाँ है भाई? और आर्सेल्फ्लेविम बड़ा बोरिंग, में तो समझ में नहीं आएगा। दोनों के ठीक नहीं होते, और दोनों ठीक नहीं हो। मैं पूछा इससे कोई ठीक हुआ आज तक? तो चुप। तो मैंने इसको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट के रूप में हाथ में लिया। उसकी वजह ये थी कि मेरे पड़ोस में एक कन्या थी, बड़ी सुशील, बड़ी अच्छी, मिलनसार, फैमिली अच्छी। उसको बेटी लोगों 1-2 पैच हो गए, उसकी शादी नहीं हो पाई। तो मुझे बहुत दुख था। तो मैंने सोचा भाई ये तो छोटी सी बात है, और इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में भी नहीं है, होम्योपैथी में भी नहीं है, आयुर्वेद, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? किया। आज मैंने सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है कि एक भी ऐसा नहीं है जो बेटी लोगों का पेशेंट मेरे पास आया हो और ठीक नहीं हो। बस इसमें समस्या एक ही है, टाइम बहुत लगता है। कुछ लोग 2-3 महीने में भी ठीक हो गए, ऐसा भी है। बट बहुत सारे लोग इसमें 4-5 साल, किसी को 8-10 साल भी लगा है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो मेरा पहला डिसर्टेशन थीसिस एमडी का रेपर्टरी में यही था। ठीक है। अब दूसरी समस्या, रीनल फेल्योर। तो रीनल फेल्योर में भी वही है कि एक बार किडनी फंक्शन हो गया, तो मेरा कूट के ये विश्वास था कि कोई भी ऑर्गन रिपेयर हो सकता है। सामान्य दिमाग से सोचता हूँ मैं, नाखून आगे बढ़ता है मरते दम तक, बाल आगे बढ़ते हैं मरते दम तक, मरने के बाद भी बढ़ते हैं, स्किन हमेशा नई आती जाती है। हड्डियों को छोड़ के सारे ऑर्गन हमेशा बनते हैं। तो हम अगर सही सेलेक्ट कर लें
तो नई किडनी 1 साल 2 साल 3 साल में बन जाएगी, जो उसको रोग से मुक्ति दिला मिल जाएगा। तो रीनल फेलियर पे काम किया। तो मेरा सेकेंड MD मैट्रीमेडिका में डिसर्टेशन क्रोनिक रीनल फेलियर ही था, और वो मैंने करके दिखाने के बाद किया। मेरी लाइफ का एक ही अच्छा है, जब तक मैं वो कोई चीज़ हाथ में नहीं लेता हूँ, जब तक मैं उसको कर नहीं लेता, कहता नहीं हूँ, पहले करता हूँ फिर कहता हूँ। पेशेंट को बता कोशिश करूँगा, तुम्हारे को रीनल फेलियर में कोशिश करूँगा ठीक करने की, ये दावे से नहीं कह सकता कि मैं आपको ठीक करूँ, कोशिश करूँगा। कोशिश की लोग ठीक होते गए, आज हजारों लोग ठीक हो चुके हैं, रोज ठीक होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं ठीक होते, नहीं ठीक होते, जो बात नहीं मानते, परहेज नहीं करते, कुछ भी खाएंगे, वो कैसे ठीक होंगे? क्योंकि लाइफ स्टाइल तो बहुत जरूरी ठीक होना। मतलब जहर भी खाओ और हाँ ठीक भी हो, ये संभव नहीं है। ठीक है। अब तीसरी बात थी, वो तीसरा MD के लिए तीसरी थीसिस चाहिए थी। जी। तो तीसरी थीसिस के लिए फिर दिमाग लगाएगा भाई क्या किया जाए। तो उस समय डायबिटीज बहुत प्रोमिनेंट थी, ठीक ही नहीं हो सकती, इसकी जिंदगी भर दवाई खानी है, फलाना खाना है, ठिकाना खाना है। बहुत सारे हमारे टीचर भी दवाई खाते थे, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, एलोपैथी दवाई खा रहे हैं। बड़ा मन में दुख होता था, गुस्सा आता था, ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, साइजेजियम जम्बोलिकम से नहीं ठीक हो रहा भाई, या किसी पेटेंट से नहीं ठीक हो रहा, पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन तो कहती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लाइए, ठीक हो जाएंगे। तो वहीं से शुरू किया। तो पहला रोगी बेलेडोना से ठीक हुआ। क्योर मीन्स क्योर, डायबिटीज का। अरे वाह, और वो सिंगल डोज से ठीक हुआ। अरे वाह। और वो इंसुलिन लेता था। इतने सालों में दोबारा ऐसा नहीं हुआ कि स्थिति में थी, बहुत पुअर थे। यहाँ तो मैंने फ्री में इलाज किया होगा, अभी भी आते हैं। मेडिसिन मैंने उनको इग्निशिया दी थी, क्योंकि उनकी मैरिज टूट गई थी, तो ये कॉज था। और मैंने उनको यही बताया था कि बेटा आपको केवल पत्ते वाली सब्जी खानी है। तो अभी 4-5 दिन पहले आई थी, वो पूछ रही सर अभी पत्ते वाली सब्जी खानी है या कुछ और मिलेगा खाने को। मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कैंसर दोबारा आने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए पत्ते वाली खाकर खुश रहो। फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारा वजन कम हुआ? नहीं सर, वजन तो 2-3 किलो बढ़ गया है। तो पत्ते वाली सब्जी खा के भी अगर आपको वजन बढ़ गया है तो आप स्वस्थ हैं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कैंसर में सबसे बड़ा सिम्टम ही होता है वजन डाउन होता है, बुखार होता है, वो तो कुछ है नहीं। तो ये है सोच पॉजिटिव, आहार पॉजिटिव, और अपने कर्म पॉजिटिव, एक रखेंगे, कैंसर से आप आसानी से मुक्त हो सकते हैं। तो तीसरी बीमारी डायबिटीज के बारे में, जिसको ये कहा जाता है ठीक ही नहीं हो सकती, ठीक ही नहीं हो सकती। तो वैसे तो क्यों नहीं ठीक होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालेंगे, हर पर्सन की निकाला। पहला रोगी बेलेडोना से ठीक हुआ। तो वहाँ दिमाग से ये कंसेप्ट भी दूर हुआ कि एक्यूट और क्रॉनिक रेमेडी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नया डायबिटीज होगा। हाँ, नहीं जी, वो पेशेंट इंसुलिन लगा रहा था, उसको 20 साल से डायबिटीज थी, और बेलेडोना की 1 डोज से ठीक हो गया। वो ठीक हो गया, उसमें तो जान के लाले पड़ गए कि मैंने उसको बेलेडोना खिला दिया है रात को, और सुबह उसने इंसुलिन लगा लिया। और वो इंसुलिन लगाते वो तो हाइपोग्लाइसीमिया में हो गया, 40 रहेगी उसकी शुगर। भाग दौड़ के जान बचाई तो पता लगा कि ठीक हो सकती है, और वो आज तक जिंदा है। कम से कम वही 1000 से ज़्यादा लोगों को मेरे पास लाया, ठीक करा के ले गया। ऐसा कमाल भी होता है। ऐसा कमाल। तो धीरे धीरे करते हुए आज 36,000 लोग ठीक हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती। और डायबिटीज के लिए दावे से कहता हूँ, रीनल फेलियर में ऐसा भी है कुछ लोग नहीं ठीक हुए हैं, डायबिटीज में कोई ऐसा नहीं जो ठीक नहीं हुआ। आप जब ठीक नहीं हुए कह रहे हैं, हाँ, तो जब ये बात कर रहे हैं तो ये बता दीजिए कि सबसे मुश्किल चीज़ क्लिनिक में, बीमारी नहीं, पेशेंट से डील करने में, पेशेंट से बात करने में सबसे मुश्किल क्या होता है? सबसे मुश्किल उससे सिम्टम निकालना होता है। जी। पेशेंट का माइंड सेट हो जाता है, एलोपैथ के पास जाते जाते वो वही भाषा बोल, मुझको डायबिटीज है, मुझको शुगर है,
मुझको भैया हम तेरा डायबिटीज शुगर नहीं, हम तेरा सिम्टम पूछ रहे हैं। तो बहुत धीरे धीरे मेथोडोलॉजी डेवलप की है पेशेंट से कैसे बात करना है। अब जो समस्या आती है वो आती है कि पर्सनल हिस्ट्री। आपको इस बात से क्या मतलब है? जब भी आप कोई दूसरा मेंटल सिम्टम पूछो तो वो अरे साहब अब मैं इतना सीनियर हो गया हूँ तो मुझसे तो कोई नहीं वो करता लेकिन ये समस्या हमारी टीम के साथ आती है। लास्ट में फैमिली हिस्ट्री में आती है समस्या। मेरे बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन केवल फैमिली हिस्ट्री पे बेस होते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री में अब अरे मेरे दादाजी से क्या लेना, बीमार तो मैं, अरे भाई तो दादाजी की तो पैदाइश है, तो समझाना पड़ता है, लोग समझ लेते हैं। तो ये समस्या आती है, बाकी कुछ नहीं। तो मैज़म हम लोग समझते हैं, लिखे पढ़े हैं डॉक्टर्स, इसलिए आम आदमी को समझाना पड़ता है। जी। एक और कोई आखिरी सवाल हो तो अशोक सर को पूछ लें। सर आपको गुस्सा कब आता है सबसे ज़्यादा? मुझे गुस्सा तो बहुत आता है। मैं एंग्री यंग मैन रहा हूँ अभी भी है? अभी क्यों हूँ, एंग्री वालों में यंग जरूर है। अच्छा तो बट मेरा कोई गुस्सा ऐसा नहीं होता है। तो मुझे गुस्सा आता है कि जब मेरे बेस्ट प्रयास के बाद पेशेंट ठीक नहीं होता है, मैं उसको कोई परहेज बता रहा हूँ, परहेज नहीं कर रहा है, तो थोड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा मुझे आता है जब मैं अटेंडेंट को समझाता हूँ कि सबको एक ही बात बोलनी है कि पेशेंट ठीक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पहले माहौल तो बनाओ। तभी अभी MND का पेशेंट है, सब ने मना कर दिया ठीक नहीं हो सकता, पेशेंट ठीक हो रहा है, अब एक अटेंडेंट कह रहा है नहीं ठीक हो रहा है, तो गुस्सा आता है कि एक दिन में थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ा तसल्ली रखो। स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बहुत पढ़ाता हूँ, बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, बार बार पढ़ाता हूँ, फिर भी वो नहीं गलतियाँ करते हैं, तो गुस्सा आता है। सपोर्टिव स्टाफ है, उनको रोज़ ही एक बार बताई जाती है इस पेशेंट का डाइट ये था, इसमें ऐसा नहीं करना था, ये क्यों हो गया। इन्हीं बातों में गुस्सा आता है। व्यक्तिगत लाइफ में कोई गुस्सा नहीं आता है, वो भी क्षणिक होता है और जीवन का आनंद लेता हूँ भरपूर। गलती भी हो गई तो उस पर कोई फोकस नहीं, गलती हो गई उस पर ध्यान नहीं, गलती दोबारा नहीं हो उस पर ध्यान दे दो, सुधार कैसे हो उस पर ध्यान दे दो, गलती पे कोई ध्यान नहीं, जो हो गया वो हो गया, सो डन इज डन। तो अपना लाइफ में यही है। पहले गुस्सा आता था कि लोग होम्योपैथी को क्यों नहीं समझते हैं, लोग होम्योपैथी की वैल्यू क्यों नहीं समझते हैं। अब तो उन सब चीज़ों से बाहर आ गया, अब तो तमाम लोग जानते हैं कि मैं क्या हूँ। हाँ, यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपको। जब मैं होम्योपैथ बना तो मैं भी एक आम स्टूडेंट की तरह निराश था कि क्या फील्ड मैंने चूज किया। हालांकि मैं पास होने की 1.5 महीने के अंदर ही मेडिकल अफसर हो गया था, फिर भी मेरे को लगता था कि नहीं, फील्ड अच्छा नहीं है, सामाजिक मान्यता नहीं है, लोगों का रेस्पेक्ट नहीं है, उतनी अर्निंग नहीं है। तो मैंने मेहनत करके सिविल सर्विस क्रैक किया और मैं 88 में स्टेट सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो गया। लेकिन 88 से पास हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर आते आते 90 हो गया और 90 होते होते मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई कि मैंने स्टेट सिविल सर्विस को छोड़ दिया, ज्वाइन नहीं किया। तो ये होम्योपैथी का सौभाग्य है कि वो लेटर गवर्नमेंट के ऑफिस से आपको 2 साल नहीं आया। जी हाँ, जल्दी आता तो शायद चला जाता, लेकिन फिर भी लौट के प्रैक्टिस तो करता। ये सोच रहे थे प्रैक्टिस तो नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं अपने अर्ली लाइफ में वो रिजल्ट देख चुका था। एक दिन में मैंने देखा कि हार्ट अटैक ठीक होता है होम्योपैथी से, कुछ घंटों में देखा पैरालिसिस ठीक होता है होम्योपैथी से। तो ये जो पीछे बैकग्राउंड में स्टूडेंट लाइफ में जो मेरे सीनियर्स के साथ जो अनुभव रहे या मेरे खुद के अनुभव रहे, उनसे ये संभल था कि कुछ पैथी ऐसी है जो किसी के बूते की नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज़ है। इसमें जो भी कमियां हैं वो उसमें नहीं है, वो कमियां हमारे में हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसको सीख नहीं पा रहे हैं। होम्योपैथी में कमी नहीं है, होम्योपैथ में कमी है। होम्योपैथी तो अपने आप में एक ऐसा विज्ञान है जो समय से 200 साल आगे है। सही समय से 200 साल आगे है। हमारी समझ नहीं है कि हम उसको समझ सकें इतना। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी जो मैं समझ पाया हूँ, होम्योपैथी में कौन सा स्टूडेंट आता है जो कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता है। तो जब प्रोडक्ट अच्छा कैसे निकलेगा, जब उसका रॉ मटेरियल ही
और आने के बाद भी पढ़ता नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए मैं सफल हो गया तो उसके पीछे ये भी रीज़न है कि मैं सिविल सर्विस निकाल करके छोड़ चुका हूँ। तो और वही कारण है कि मैं आज भी 12-13 घंटे काम कर लेता हूँ। आप बताइए, यंगस्टर 2 केस लेने में थक जाते हैं, ये एक अंतर है। कोई और सवाल हो तो बताइए। सर मैं पिछले कई दिनों से आपके साथ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो आपका जो स्वभाव है बहुत पोलाइट, हंसमुख। तो मैं ये सोच रहा था कि आपको गुस्सा कब आता है? 97% स्कोर का। मैंने उसको बोला बेटा कुछ और कर लो, करना है तो होम्योपैथी, नहीं तो कुछ नहीं। करना तो होम्योपैथी, नहीं तो कुछ। अभी मैं बोलता हूँ कुछ और, होम्योपैथी के अलावा कुछ नहीं। तो शुरुआत हो गई हाँ, मतलब दो मेरे सामने ऐसे हैं। इसके अलावा मेरे इस कॉलेज में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बहुत हाई रैंकिंग थी, फर्स्ट चॉइस से आए। उनको मतलब होम्योपैथी में ही एडमिशन लेना था और नेमिनाथ में ही लेना था। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको केवल होम्योपैथी में एडमिशन लेना था और केवल नेमिनाथ में लेना था। तो ऐसे बच्चे कुछ हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, यही जीवन की उपलब्धि है। पीजी में भी कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको नेमिनाथ में एडमिशन लेना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन यहाँ लेकर भी वो वाला काम नहीं करते जो मैं चाहता हूँ। उससे गुस्सा आता है जो आपने पूछा। जी सर कैंसर एक महामारी के रूप में आ रहा है, अमेरिका तो उसमें आगे चल रहा है और हमारे यहाँ भी मैं देख रहा हूँ हर 10वें 12वें घर में हमें कैंसर का कोई ना कोई पेशेंट मिल जाता है। और यहाँ मैंने देखे कि कैंसर के पेशेंटों को एक ठीक होते उनके रिकवरी होती मैंने देखा है, और जो पेशेंट बेड रिमेन है बिल्कुल उसको मैंने दूसरे दिन वॉक करते हुए पाया है। तो कैसे ऐसे पेशेंटों के लिए? देखिए, कैंसर भी एक बीमारी है, तो इसमें हमारी लाइफस्टाइल का बहुत है। हमारा खाना बहुत दूषित हो गया है। मेरे को बैंकॉक में 2 बार सेमिनार के लिए बुलाया, तो मैं वहाँ गया, वहाँ पर कैंसर के ऊपर ही था। तो उनका सेमिनार अच्छा मुझे इसलिए लगा कि उन्होंने 2 दिन का सेमिनार था, पहले दिन 30 पेशेंट और दूसरे दिन 30 पेशेंट बुला कर रखे थे। और मज़ेदार बात ये थी कि सेमिनार में 30 ही डॉक्टर थे, तो हर डॉक्टर को उन्होंने एक टास्क दिया था कि वो 2 पेशेंट लेके आएगा, मुझे दिखाएगा और मेरे अंडर में फॉलोअप चलेगा। तो वो पहले वाला तो जो उसको 2 साल हो गया, और अभी जो हुआ था उसको भी 1 साल हो गया लगभग। तो वो जो पेशेंट उन्होंने दिखाए थे तो उसमें सक्सेस रेट 90% है। वो अपना फॉलोअप लेके मुझे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, मैं उनमें कुछ चेंज करना होता है तो भेज देता हूँ। तो ऐसे ही मैं अभी बेलग्रेड जा रहा हूँ और मेरे पास यूरोप के बहुत सारे पेशेंट हैं कैंसर के, जो कि कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी सब करा के निराश हो चुके हैं। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप एक बेसिक बात समझो, होम्योपैथी मेडिसिन करती क्या है? होम्योपैथी मेडिसिन वाइटल फोर्स को इम्प्रूव करती है, आपके वाइटल ऑर्गन्स को इम्प्रूव करती है। तो कैंसर हो, MND हो, डायबिटीज हो, ल्यूकोडर्मा हो, कुछ भी हो, जो मर्जी बीमारी से हमें नहीं घबराना है। बीमारी से घबराएं वो जो बीमारी देखते हैं, हम क्या देखते हैं? पेशेंट। हमारा क्या है कंसेप्ट? डिजीज इन मैन नहीं है, हमारा कंसेप्ट है मैन इन डिजीज। जी एकदम सही। ठीक है, हमारा कंसेप्ट है कि हम उसकी सोच को, उसके दिनचर्या को, शैली को कैसे बदल सकें। वो जब हम बदल लेते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और ह्यूमन मशीन भगवान का बनाया हुआ वंडरफुल क्रिएशन है। तो किसी भी इंडिविजुअल को ऐसा कोई उसके पास यंत्र नहीं जो बता सके कि वो 5 दिन जिंदा रहेगा या 15 दिन जिंदा रहेगा। जी। या ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं जिनको बोल दिया जाता है इनका 1 हफ्ते लाइफ लाइन है, इनका 1 महीने लाइफ लाइन है। वो 1-1 महीने 3-3 महीने तो यहीं एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद सालों जीते हैं।
तो कैंसर से कोई नहीं मरता, ये मेरा बिलीफ है। मरते किससे हैं? डर से, उस भय से। एक बार, दूसरा कीमोथेरेपी से, तीसरा रेडियोथेरेपी से, चौथा आसपास के बोझिल माहौल से। किसी के घर में कैंसर हुआ, घर वाले भी बीमार हो जाते हैं, उनके भी चेहरे लटके रहते हैं। वो आदमी फिर वो सोचता है ऐसे तो ये लाइफ तो मेरी बेकार है, तो मर जाना अच्छा है। जब कोई मर जाना अच्छा है ये मान लेता है तो मर ही जाता है। ये है समस्या। कैंसर कोई किलर नहीं है। कैंसर इज नॉट ए किलर, किलर इज मेंटेलिटी, किलर इज मेडिसिन। आप बताइए, जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन है, ऑपरेशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, सर्वाइव क्या है? सही है। उल्टा क्या हो रहा है कि जो उसकी इकोनॉमी है उसके घर की, परिवार की, वो और ध्वस्त हो गई। और हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के कोई बोलता है मेरी 40 कीमोथेरेपी हो गई, कोई बोलता है मेरी 100 रेडियोथेरेपी हो गई, और 2 साल के बाद फिर हो गया। तो अरे वो तो वैसे ही नहीं होना था। तो मैं कहता हूँ होम्योपैथी दवाई मत खा, तो दिनचर्या ठीक कर ले अपनी, तेरा कैंसर वैसे ही रुक जाएगा। और आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ, किसी को कैंसर है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको मेरे पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ क्या करे, केवल सब्जी खाए, फल भी नहीं खाए। गेहूं बंद? नहीं, गेहूं नहीं सर, केवल सब्जी खाए। सब्जी भी कौन सी? हरी सब्जी। आलू भी नहीं खाए, उसका कैंसर वहीं रुक जाएगा। सब्जियों का जूस पिए, हरी सब्जियों का, पानी की जगह, और हरी सब्जी खाए, उसका कैंसर वहीं रुक जाएगा। आपके मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत गरीब हैं, वो वहाँ तक नहीं आ सकते। वो केवल सब्जी खाकर भी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उससे ज़्यादा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, लाइफ अच्छा, उनको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कैंसर पे रोक लगा, कैंसर पे तुरंत रोक लग जाती है। दूसरा, व्रत, एकादशी का व्रत जरूर रखें, जैसे मैं रखता हूँ। और व्रत का मतलब व्रत है 24 घंटे में कुछ खाना नहीं, सिर्फ पानी पीना है, 0 कैलोरी। उससे एक बॉडी की प्रॉपर्टी है ऑटोफैगी। बॉडी को रोज प्रोटीन चाहिए मेंटेनेंस के लिए। आपने कुछ खाया नहीं, कहाँ से आएगा प्रोटीन? तो बॉडी के पास जो खराब चीज़ है, खराब सेल्स हैं, बॉडी उसको खाएगी। कैंसर भी उसी में से। तो वो कैंसर ऐसे 24-24 घंटे का व्रत करने से भी कम हो जाता है। ऐसा मैंने बहुत सारे पेशेंट में देखा है। मैं उनको गाइड करता हूँ, जो मेरी बात मानते हैं वो बहुत जल्दी रोग मुक्त हो जाते हैं। आपने सर इतना समय दिया, मैं बड़ी अच्छी बात सर ने कही जो मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। होम्योपैथी अपने आप में बड़ा बुलंद साइंस है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। भले समाज में उसकी रेटिंग बोलिए, मान्यता बोलिए, नीचे है। सबसे पहले MBBS कहते हैं, फिर आयुर्वेद को देते हैं, और फिर मान्यता होम्योपैथी की है। ये बदल जाएगा। होम्योपैथी अपने आप में बुलंद साइंस है। आपने जैसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही जो मुझे पर्सनली छू गई, कि ये बीमारी का शास्त्र नहीं है, जीवन का शास्त्र है। तो कोई भी चीज़ जो प्रो लाइफ हो, जो जीवन से जुड़ती हो, वो जीवित रहनी चाहिए, और वो सबको जीवित रखती है। सर ने ये भी कहा, उनके अनुभव से, मैं अपने भी अनुभव से कहूँगा कि सेकंड चॉइस होम्योपैथी लेते हैं और फिर सही काम करते हैं तो आगे बढ़ते जरूर हैं। आपकी बात सर सुन के मुझे एक डॉक्टर SN सिंह हैं, यहीं के यूपी के हैं, जिनकी किताब में एक उन्होंने किसी का शेर लिखा था, मुझे याद है, बड़ा बहुत अच्छा लिखा है। मैं शेर स्टूडेंट्स के लिए सारे बोलूँगा। वो 2 पंक्तियाँ ऐसी हैं, परवाज़ है दोनों का उसी एक जहां में, परवाज़ उड़ान है दोनों की उसी एक जहां में, करगाज का कहीं और, शाहीन का जहां और है। करगाज का मतलब होता है वल्चर, और शाहीन होता है ईगल। एक होता है जो दूर नज़र रखता है, चुन चुन के देख सकता है, और जहाँ चाहे बिना तकलीफ के ऊपर उड़ सकता है, और जब चाहे नीचे आके अपना शिकार कर सकता है। दूसरा है जो दूसरे के
मरने के बाद उस पर अपना जीवन निर्भर करता है। सर, हम इन 3-4 दिनों में आपके राइट हैंड डॉक्टर रितु गुप्ता मैडम को देख रहे हैं और इनके बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि ये पर्सनालिटी है क्या, जो आपकी ओपीडी भी उतनी शांति से संभाल रही हैं, उतने ही शांति से आईपीडी, ऑनलाइन पेशेंट्स, आपके सेमिनार, सब कुछ। तो ये पर्सनालिटी में है क्या, ऐसी कौन सी एनर्जी है, क्या राज है इनका? ऋतु ने मुझे बहुत सिखाया है। जी सर। अरे सर। हाँ, और मतलब मेडिसिन नहीं, मेडिसिन भी सिखाया है, लाइफ ये इतनी सॉफ्ट है, इसका केस टेकिंग इतना अच्छा है, इसका पेशेंट के साथ इंटरेक्शन, तो सी दी ह्यूमन, ऐसा मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, इतना सेल्फलेस। बच्चे के साथ बच्ची हो जाएगी, बड़े के साथ बड़ी हो जाएगी, बड़े के साथ और बड़ी हो जाएगी। तो इसका जो पेशेंट का हैंडलिंग है ना, वो बहुत अच्छा है, वो रिमार्केबल है। तो जो पैरासेल्सिस की बात है ना कि द पर्सनैलिटी ऑफ डॉक्टर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी मेडिसिन, तो वही है। इतनी कम उम्र में ऋतु ने इतना अपना फैन है ऋतु के, खड़े हैं यहाँ कैमरा लेके। मैं भी हूँ सर उनमें से एक। और बड़े बड़े लोग ऋतु के फैन हैं, मुझे फ़ोन नहीं करते, ऋतु को फ़ोन करते हैं। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ क्योंकि ऋतु को होम्योपैथी में लाने वाला मैं ही था, इंजीनियर बनने जा रही थी। बहुत अच्छा हुआ सर। हाँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, नेमिनाथ के लिए बहुत अच्छा हुआ। सिंगल हैंडेडली पूरे ओपीडी आईपीडी संभाल लेती है। मुझे चिंता कब होती है जब ये चीखती है, तो धन्यवाद ऋतु, क्योंकि पहले मैं चीखता था। सर आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आपका समय दिया, हमको यहाँ 3 दिन रहने की इजाज़त दी और आपके साथ बैठ के सीखने की इजाज़त दी। और तो और ये छोटा सा इंटरव्यू जिसके ज़रिए आप सबके पास पहुँचा पाए आपको और आपके काम को, जिसके चलते लोग सुने, लोग देखें और प्रेरित हो कि होम्योपैथी करें। सर बहुत धन्यवाद। सर आप हम लोग के लिए हमेशा प्रेरणादायी बने रहें। मैंने आपके मोटिवेटिव सेंटेंसेस सुने, बातें सुनी जो आप स्टूडेंटों से शेयर करते हैं और वो मुझे बहुत प्रभावित करके गए। तो मैं रितु मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लगातार सर के जो मोटिवेटिव जो बातें होती हैं जो स्टूडेंट से शेयर करते हैं वो हम तक पहुँचाती रहें और हम आपके अनुभव से, आपके मार्गदर्शन में हम लोग भी कुछ छोटा मोटा कुछ अच्छा 2 कदम चलते रहे, 2 कदम चलते रहे तो हमारा सौभाग्य। छोटा मोटा मत सोचिए, बड़ा मत सोचिए, सोच ही है जो आपको बड़ा बनाएंगे। छोटा शब्द निकाल दीजिए लाइफ से। हाँ, बड़ा बड़ा सोचिए आप। एक ही बात मैं सबको एक बात से चाहता हूँ कि मेरे जैसा नहीं बनना है, मेरे से अच्छा बनना है। बिल्कुल सर। आई वॉन्ट माई बेटर वर्जन। जी जी सर। बस ये है।